Good morning to all of you. Today date is 17th of October and we are going to discuss today's the Hindu newspaper. As we all know that we daily discuss current affair portion plus static news, static GK plus vocabulary of the Hindu newspaper. Okay, so let's start. जो आज की पहली न्यूज़ है वो चाइना से एज इट सेज जी लेज आउट चाइनाज विजन फॉर द डिकेड एट CPC मीट। जो इनकी पार्टी है उनकी मीटिंग हुई है और चाइना ने अगले डिकेड का मीनिंग क्या होता है 10 ईयर्स का पीरियड उसको डेकेड बोलते हैं। 100 ईयर के पीरियड को सेंचुरी, 50 के बोलते हैं हाफ सेंचुरी एंड 200 इज कॉल्ड डबल सेंचुरी। ठीक है, तो इन्होंने जो अगले 10 साल का एक विजन बना के रखा है चाइना के प्रेसिडेंट ने। आपको पता है कि चाइना के प्रेसिडेंट ने अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट घोषित कर लिया है। ऐसे तो चाइना में 2023 को इलेक्शन होने थे और एक नया प्रेसिडेंट घोषित किया जाना था, क्योंकि वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग जो पहले रूल था कोई भी प्रेसिडेंट 2 साल से ज़्यादा दो टर्म से ज़्यादा, जो एक टर्म 5 साल का होता है तो 2 टर्म 10 साल का, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट ने जो शी जिनपिंग है उन्होंने एक रेफरेंडम करा के अपने संविधान में मॉडिफिकेशन किया है और वो लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फूड डे। इट सेज फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये जो लिखा है ना लीव नो वन बिहाइंड, ऐसा क्यों आया? क्योंकि 16 अक्टूबर, आज तो वैसे 17 है लेकिन कल 16 अक्टूबर थी। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, और वर्ल्ड फूड डे की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे? इट सेज लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ने का है। ठीक है, और इसके जो अभी रिसेंटली ही कल ही इनफैक्ट वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है पब्लिश किया गया है और इसमें इंडिया की रैंक 107 है, जिसमें पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री, जो WCD मिनिस्ट्री है, उसने तो रिजेक्ट ही कर दिया है इंडेक्स को पूरी तरह से और बोला है कि इंडेक्स ही फॉल्स है। खैर, इसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो है बेलारूस और जो लास्ट कंट्री है वो है चैड। बेलारूस की कैपिटल होती है मिन्स्क। ठीक है, और अगर हम हंगर की बात करें, हंगर तो जो SDG इंडेक्सेस बनाए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो तो उसमें SDG नंबर 2 है हंगर को लेके, और इसके अकॉर्डिंग हमारे हंगर को 2030 तक पूरे कंट्रीज से रिमूव करना है, हटाना है हंगर को। एक छोटा सा इम्पॉसिबल, एक काफ़ी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है वैसे तो 2030 तक हंगर को मिटा देना। ओके, और ये जो इंडेक्स है ये जो वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे, इसको कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज कराती है? तो वर्ल्ड फूड डे को ऑर्गेनाइज कराया जाता है UNFAO के थ्रू, राइट? UNFAO, FAO here stands for Food and Agricultural Organization. And very important question is, where is the headquarter of FAO? And the headquarter of FAO is situated in Rome, and Rome is the capital of Italy, right? FAO की स्थापना 1945 में की गई थी। कई बार जब FAO का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर पेपर में UN के नाम छपा है ना, जैसे कि UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, तो ये लगता है कि UN का है तो FAO का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, बट दीज टू हेडक्वार्टर्स आर टोटली डिफरेंट। UN का न्यूयॉर्क में है और FAO का रोम, दैट मीन्स इटली में है। इसको लेके इस पैसेज में यहाँ पे ये लिखा है कि कुछ स्कीमें दी हुई हैं कि इंडिया ने हंगर को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्कीमें चालू की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक NFSA एक्ट, NFSA स्टैंड फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट वन इज TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और मिड डे मील स्कीम, जिसका नया नाम कर दिया गया है PM पोषण अभियान। एंड द लास्ट वन हेयर स्टैंड्स ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि कल ही पेट में जो UP पेट का एग्जाम हुआ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखो, जो सबसे पहले वहाँ पे दिया था वो था NFSA एक्ट। NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसको इंडिया में किस ईयर में लागू किया गया था? 2013 में। और NFSA एक्ट को पास करने वाला जो पहला स्टेट था वो CG छत्तीसगढ़ था, जिसकी कैपिटल है रायपुर। एंड कल जो पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 2022 में, NFSA को लेके एक इंडेक्स आया था जिसमें बताया गया था NFSA को इम्प्लीमेंटेशन में 2021-22 में नंबर 1 स्टेट कौन सा है NFSA को इम्प्लीमेंटेशन में? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ठीक है, और कमाल की बात यह है कि नंबर 2 है UP। NFSA को इम्प्लीमेंट करने में जो नंबर 1 है वो ओडिशा है, नंबर 2 है UP। अगर इसमें UP जुड़ा था तो इस क्वेश्चन का आना तय था UP के एग्जाम में। ओके, और NFSA को पास करने वाला जो पहला स्टेट था वो था छत्तीसगढ़ CG, और इम्प्लीमेंटेशन में नंबर 1 है ओडिशा। ओके, और NFSA के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो एक फैमिली को 35 kg पर मंथ, 35 kg पर मंथ फूड ग्रेन दिया जाता है जिनके पास अंत्योदय योजना कार्ड होता है। ठीक है, जो अंत्योदय योजना कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको 35 kg पर मंथ इसके अंतर्गत दिया जाता है। और ये जो 35 kg होता है इसमें जो इनकी प्राइसिंग है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्रू फॉल्स के सेंस में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है NFSA को लेके। तो इसमें जो वीट है, वीट को 2 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, एंड राइस को 3 kg पर kg के 3 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, एंड जो कोर्स ग्रेन्स होती हैं इनको 1 रुपये
पर केजी के हिसाब से एक फैमिली में दिया जाता है, ठीक है। वीट का है 2 kg, राइस है 3 रुपीज़ पर केजी एंड कोर्स गेन आर 1 रुपीज़ पर केजी। ये रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो और इसमें एक वन थिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनएफएसए में ये जो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कितने परसेंट रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, और उसी साल मेंस में पूछा था कितने परसेंट अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। इफ़ यू सी है रूरल पॉपुलेशन इट कवर्स अराउंड 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, बट इन केस ऑफ अर्बन इट कवर्स 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, वो कह रहा है कि मेकिंग अ केस फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को दोबारा से ला रहे हैं कुछ स्टेट्स, भारत में इसको लाने की डिमांड हो रही है, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो जो इंडिविजुअल स्टेट्स है वो अपने किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे बोला ना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट है जो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बट पंजाब इज़ द लेटेस्ट स्टेट दैट हैज़ अनाउंस्ड इट्स प्लान टू रिवर्ट का मीनिंग क्या होता है, वापस लाना, टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है ना, मैनी हैव आर्ग्यूड दैट दिस इज ए फिजिकली इररेस्पॉन्सिबल मूव, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली ये एक अच्छा मूव नहीं है। देखो अच्छा मूव क्यों नहीं है इसमें, अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लाते हो तो उस स्टेट को फाइनेंशियली भी साउंड होना चाहिए, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट जो अभी है ना इंडिया के, उन्होंने इतना लोन ले रखा है, इतना लोन ले रखा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो या आरबीआई हो। पहले आप उस लोन की ईएमआई जो इंटरेस्ट है आप उसको पे करो, आप एक और बर्डन ले रहे हो, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना गलत बात नहीं है, ऑब्वियसली कोई इंसान जो 35-40 ईयर्स सर्विस करता है उसको पेंशन मिलने का पूरा हक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है कि ओल्ड वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम्स। देखो यहाँ पे जो अगली खबर है वो बोल रहा है ना, न्यू डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इनॉग्रेटेड अक्रॉस इंडिया। अभी कल जम्मू एंड कश्मीर में इसको इनॉग्रेट किया गया है। देखो जो बजट था हमारा इस साल का 22-23 का, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने बोला था कि भारत इस साल 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम 75 डीबीयूज़ को ओपन करेंगे। और डीबीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब ये डीबीयूज़ क्या होती हैं, देखो ऐसे लोग भारत में जिनके पास आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, या फिर उनके पास डिजिटली कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस कर सकें, है ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बैंक जाके मैनुअली प्रेफर करते हैं। उनके बारे में क्या, जिनकी एज 60+ है, 80+ है, उनको बैंकिंग की नीड्स पड़ती हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, और वो बैंक नहीं जा सकते हैं किसी ना किसी वजह से। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम डीबीयू को ओपन करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी उसको इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर में। डीबीयू को कौन ओपन कर सकता है, जितने भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी डीबीयू को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स भारत में पब्लिक बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, ठीक है। और डीबीयू को इम्प्लीमेंट करने के 2 मोड्स रहेंगे, जो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन 2 मोड जो है वो है सेल्फ सर्विस मोड, और जो सेकेंड मोड है वो है डिजिटल एक्सेस मोड, डिजिटल एक्सेस मोड या डिजिटल असिस्टेंस भी उसको बोला जा रहा है। तो ये है DAM मेथड और ये है SSM मेथड, ठीक है, सेल्फ सर्विस मोड खुद से, और ये है डिजिटली एक्सेस करके। डिजिटली एक्सेस कैसे, जो टेलीफोन बैंकिंग ऑफिसर होता है उसको फ़ोन करके वो आपका सारा काम करेगा। देखो फिर से यहाँ पे आर्टिकल छपा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे लेके, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है कि हर तरफ न्यूज़ में आ रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल लगा के देख लो आप, चाहे एडिटोरियल के पेजेस पढ़ो। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जो मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था, कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है GHI, वो किन इंडेक्सेस पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन UPSC 2018 या 19 किसी में पूछा गया है। तो ये 4 इंडेक्सेस पे बेस्ड होता है। पहला था अंडर नरिशमेंट, मतलब बच्चों को कितना नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग इंडिकेटर, इसका मतलब होता है बच्चों की हाइट कितनी कम ग्रो हो रही है, हाइट कम हो रही है। थर्ड वन इज़ चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट का ना होना, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है 5 साल से ऐसे बच्चे, 5 साल से कम के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 इज नोन एज चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन इंडेक्सेस पे बेस्ड होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक है 101। ये आज थर्ड डे न्यूज़ में है कि MBBS कोर्स को MP में स्टार्ट कर दिया गया है, बुक्स को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि मैनी चैलेंजेस एज इंडिया टेक्स अप G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी ले रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जो G20 की समिट होती है इसको हम बोलते हैं समिट्स ऑफ द लीडर, ठीक है, समिट्स ऑफ द लीडर। पहली बार विश्व में G20 समिट कब हुई थी, 2008 में। PCS में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे हुई थी, USA
में, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और 17th समिट जिसकी हम बात कर रहे हैं 2022 में, ये इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है, लास्ट ईयर, इसी साल मार्च या फरवरी में शायद 2023, जो इस आर्टिकल में आ रहा है मैनी चैलेंजेस। तो नेक्स्ट ईयर जो होगी वो इंडिया इसको लीड करेगा G20 की प्रेसिडेंसी को। एंड जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इसके बाद वाले पोटेंशियल कैंडिडेट, वो 2024 और 2025, 2024 में है ब्राज़ील एंड 2025 में है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्ल्ड की न्यूज़ पे। तो इसमें जो फ़िलिस्तीन है उसके बारे में दिया है। फ़िलिस्तीन की अपनी कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। और नोबेल लॉरेट एनी एनॉक्स टेक्स पार्ट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइस राइज, कहाँ पे? पेरिस में। देखो फ्रांस में जो ऑयल रिफाइनरीज़ है ना, उनकी स्ट्राइक हो रखी है इस टाइम, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइसेस है ना वो शॉर्टेज हो गई, ऑयल की जो क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ UK। सो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।